नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बोफोर्स घोटाला एक ऐसा मामला जिसके चलते देश में 3 दशक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। एक ऐसा मामला जिसके सामने आने के बाद सियासत कुछ इस तरह से बदली कि राष्ट्रीय फलक पर बहुमत वाली सरकार का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। एक ऐसा मामला जिसके बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात ने बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक दिशा पैदा कर दी। जाहिर है ऐसे मामले को लेकर तकरीबन 28 साल बाद यह कहा जाए कि यह सिर्फ एक मीडिया ट्रायल था तो कई सवाल खुद ब खुद उठ जाते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बोफोर्स मामले की इनसाइड स्टोरी, जिसके जरिए यह समझने की कोशिश होगी कि क्या वाकई इस मामले को बेवजह तूल दिया गया या कोई सच था जो सामने आने से रह गया। सबसे पहले बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने बोफोर्स मामले को मीडिया ट्रायल बताया है, और इस इंटरव्यू के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर कैसा चल रहा है, देखिए। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब हमारी सेनाएं पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने की जद्दोजहद में जुटी थी, उस वक्त इस खास तोप ने अपनी अचूक निशाने से कमाल कर दिया था। चुन चुन कर दुश्मन पर निशाने लगे। और नतीजा, कारगिल की लड़ाई हिंदुस्तान ने जीत ली। ये वो खास तोप थी जिसकी खरीद से लेकर क्षमता तक पर सवाल उठते रहे और जिससे उठे मुद्दे ने राजनीति की दिशा बदल दी थी। ये तोप थी बोफोर्स तोप, जिसमें हुए कथित घोटाले को लेकर 28 साल बाद एक बयान आया है। वो बयान है देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। स्वीडन के दौरे पर जाने से पहले राष्ट्रपति ने स्वीडिश अखबार डेगेंस न्यूहेटर को दिए इंटरव्यू में बोफोर्स घोटाले को मीडिया ट्रायल बताया है। राष्ट्रपति के मुताबिक पूरे मामले में अभी यह तय होना बाकी है कि यह घोटाला था, और किसी भी भारतीय कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। राष्ट्रपति के मुताबिक वो बोफोर्स मामले के बाद देश के रक्षा मंत्री बने थे। उस वक्त सभी जनरल ने कहा कि यह सेना के पास मौजूद सबसे बढ़िया तोप है। उनके मुताबिक घोटाले की बात मीडिया में प्रचारित हुई, जबकि सेना आज भी इस तोप का इस्तेमाल करती है। अभी तक कोर्ट ने इस कथित घोटाले पर कोई निर्णायक फैसला नहीं दिया है। राष्ट्रपति के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रपति के बयान का समर्थन किया है। ये आज साबित हो गया है वर्षों के बाद, राजीव जी की मृत्यु के बाद, कि राजीव जी पाक साफ थे और पाक साफ सदैव रहेंगे। राष्ट्रपति की बात बिल्कुल सही है। बोफोर्स मामले में हुआ इतना है कि एक संयोजित षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति, एक परिवार और कुछ व्यक्तियों की आलोचना का प्रबंध किया गया। तो वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बोफोर्स तोपों को अच्छी बताते हुए राष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने क्या कंडीशन में कहा, आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। इफ यू आस्क मी क्वालिटी ऑफ बोफोर्स, देन दे आर गुड। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस पर चुप हैं। बहरहाल आजाद हिंदुस्तान में सियासत की दिशा बदलने वाला यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ऐसे में राष्ट्रपति का ये इंटरव्यू इस मामले पर नई बहस की बुनियाद बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बोफोर्स घोटाला जिसकी जितनी परतें खुली उससे कहीं ज्यादा गुम हो गई। हर खुलासे के बाद कुछ नए सवाल पैदा हुए और हर सवाल ने एक नई बहस छेड़ी, मगर आज तक जवाब किसी का नहीं मिला। आखिर वाकई इस मामले में
हुआ क्या था, आखिर क्या था यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बोफोर्स घोटाले का सच क्या है, पूरी हकीकत। दुश्मन का सीना चाक कर देने वाली बोफोर्स तोप के सौदे ने एक वक्त में हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया था। वो साल था 1987 का, जब स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि करोड़ों के इस सौदे में भारत के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने रिश्वत खाई, दलाली के पैसे लिए और इसके बाद इस सौदे को मंजूरी दी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बोफोर्स का सौदा 1986 के मार्च महीने में हुआ था, जब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी से 400 होवित्जर तोपें खरीदने का करार किया था। ये करार लगभग 1437 करोड़ रुपए का था, जिसे लेकर स्वीडन के रेडियो ने खुलासा किया कि करार हासिल करने के लिए बोफोर्स कंपनी ने 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में स्वीडन रेडियो के खुलासे के बाद एक अंग्रेजी अखबार ने खोजी रिपोर्ट छापी। फिर क्या था, हंगामा मच गया। मिस्टर क्लीन की इमेज वाले राजीव गांधी इस मामले में सीधे निशाने पर आ गए और राजनीतिक दांवपेच का दौर शुरू हो गया। इसकी कमान संभाली विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। हालत ये हुई कि 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बोफोर्स का मुद्दा सिर चढ़कर बोला। कांग्रेस की करारी हार हुई, राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए और विश्वनाथ प्रताप सिंह बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1990 में नई सरकार ने बोफोर्स दलाली की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और कई कानूनी अड़चनों के बाद सीबीआई 1997 में स्वीडन से बोफोर्स दलाली से जुड़े 500 पेज के दस्तावेज लाने में कामयाब रही। इसी के आधार पर सीबीआई ने 1999 में विन चड्ढा, ओतावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर, बोफोर्स कंपनी और उसके प्रमुख मार्टिन अरबडो के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी शामिल था। सीबीआई ने इस मामले की जांच जारी रखी। साल 2000 में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें हिंदुजा बंधुओं को भी आरोपी बनाया गया। 2002 में घोटाले के दो मुख्य आरोपी विन चड्ढा और एसके भटनागर का निधन हो गया। इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं समेत बोफोर्स कंपनी के खिलाफ आरोप निर्धारित कर दिए, लेकिन साल 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ तमाम आरोप खारिज कर दिए। लेकिन ये मामला चलता रहा। सीबीआई ने इस मामले के आरोपी क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। आखिरकार 4 मार्च 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में क्वात्रोची को राहत दे दी। हालांकि केस अभी भी चल रहा था, लेकिन 12 जुलाई 2013 को क्वात्रोची की मिलान में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद क्वात्रोची का अध्याय भी खत्म हो गया। यानी इस मामले में घोटाला हुआ कि नहीं, इसे लेकर अदालती जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर इस मामले का चक्रव्यूह किसने रचा था, आखिर पूरी सच्चाई क्या थी, ऐसे तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल बोफोर्स तोप की खरीद को लेकर हंगामा मचने की एक और खास वजह थी। ये वजह थी उसकी प्रतियोगी कंपनी सोफमा को लेकर सामने आई बातें। कहा गया कि फ्रांस की कंपनी सोफमा सौदे के लिए ज्यादा उपयुक्त थी, मगर उसे नजरअंदाज कर बोफोर्स कंपनी के साथ करार किया गया। आरोप लगे कि इसकी वजह बिचौलिए थे। साल 1984 में कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में पहुंची। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने साफ कर दिया कि किसी भी रक्षा समझौते में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। उसी दौरान भारत ने तोपों को खरीदने के लिए टेंडर निकाले, जिनमें 3 देश आगे आए, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। आखिर में सिर्फ फ्रांस और स्वीडन ही आमने सामने बचे। स्वीडन की कंपनी ने ऑस्ट्रिया की कंपनी से कहा कि तोप की आपूर्ति वो करेंगे, गोला बारूद ऑस्ट्रिया देगा, मगर ऑस्ट्रिया पीछे हट गया। आखिर में फ्रांस की कंपनी सोफमा के मुकाबले स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ही बची। आरोप लगते हैं कि इसके बाद एबी बोफोर्स कंपनी ने ये सौदा भारत में कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को रिश्वत देकर कराया, जबकि सोफमा कंपनी के तोप बोफोर्स की तुलना में तकनीकी तौर पर ज्यादा उन्नत थे। आरोप लगा कि एबी बोफोर्स ने इस सौदे के लिए ओतावियो क्वात्रोची के अलावा कुछ और लोगों से साठगांठ की,
जबकि भारत सरकार की नीति थी कि खरीद में कोई बिचौलिया नहीं होगा। इसके बाद भी एग्रीमेंट में बिचौलियों की भूमिका को स्वीकार किया गया। मामला तब और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया जब ये कहा गया कि गांधी परिवार से क्वात्रोची के अच्छे रिश्ते हैं। आरोप लगते हैं कि बोफोर्स मामले में भारत की ओर से अनावश्यक रुचि दिखाई गई, जबकि सेना की उस वक्त की पहली प्राथमिकता सोफमा तोप थी। कहा यह भी जाता है कि करार की प्रक्रिया के पहले चरण में सोफमा पर सहमत बन रही थी, लेकिन अचानक ही पूरा खेल उलट गया। इस मामले में क्वात्रोची के स्विस बैंक खाते की जानकारी भी सीबीआई को 1997 में मिली थी, जिसमें रिश्वत की रकम के जमा होने का दावा किया जाता रहा है। क्वात्रोची से गांधी परिवार के कथित अच्छे रिश्तों की बातों को ही प्रचारित कर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुहिम शुरू की, जिसका नतीजा हुआ कि 1989 में राजीव गांधी को करारी हार झेलनी पड़ी। साल 1990 में वीपी सिंह ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई की जांच के लिए जो आधार दिए गए उनमें परिष्कृत जन साक्ष्यों के अलावा मीडिया रिपोर्ट, स्वीडिश नेशनल ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्टों को शामिल किया गया। सीबीआई ने जांच की, चार्जशीट भी दायर की, मुकदमा भी चला, लेकिन 28 साल बाद भी इस मामले से जुड़े सवालों का पूरा और सटीक जवाब नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो बोफोर्स का पूरा सच सामने नहीं आ पाया? आखिर क्वात्रोकी को लाने में सीबीआई नाकाम क्यों रही? आखिर क्वात्रोकी से जवाब तलब क्यों नहीं हो पाया? और आखिर किन हालात में उसे अदालत से राहत मिल गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। इटली के मसक्कली में जन्मा क्वात्रोची 60 के दशक में एक इतावली तेल गैस कंपनी के जरिए भारत आया था और यहाँ पर उसका कारोबार देखता था। लंबे वक्त तक भारत में रहे क्वात्रोची के बारे में बताया जाता है कि उसकी कंपनी का नाम ENI था, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर उसकी भारत में एंट्री हुई थी। बताते हैं कि साल 1974 के आसपास क्वात्रोची और राजीव गांधी की मुलाकात हुई थी। उस वक्त राजीव गांधी एक प्रोफेशनल पायलट थे। क्वात्रोची का नाम उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब बोफोर्स के सौदे में कथित तौर पर दलाली का खुलासा हुआ। उस वक्त क्वात्रोची पर इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगा। इस मामले में क्वात्रोची का नाम आने के बाद स्विस कोर्ट ने उस पर केस करने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि वो गिरफ्तार हो पाता, जुलाई 1993 में उसने भारत छोड़ दिया। इसके बाद से ही क्वात्रोची कभी भी सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ा। उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हुई। काफी कोशिशें हुई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की एक कोशिश 2002 में मलेशिया में की गई थी, जबकि दूसरी 2007 में अर्जेंटीना में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बताते हैं कि 6 फरवरी 2007 को अर्जेंटीना में इंटरपोल ने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन कथित तौर पर सीबीआई ने लापरवाही दिखाई, जिसके चलते उसे लाया नहीं जा सका। साल 2009 में क्वात्रोची से रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया गया और 4 मार्च 2011 को दिल्ली की कोर्ट से सीबीआई ने केस उठा लिया। इस मामले में आरोपी बनाए गए ज्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें क्वात्रोची आखिरी कड़ी था, जिसकी मौत 2013 में हो गई। इसके बाद अब बोफोर्स मामले में कुछ खास बच नहीं पाया है। हाँ, ये जरूर है कि इस मामले में 64 करोड़ की कथित दलाली की जांच में सीबीआई ने लगभग 250 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए, लेकिन सीबीआई न तो मामले में कोई गुनाहगार तलाश पाई और न ही जिन्हें आरोपी बनाया था उन पर आरोप साबित कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 80 के दशक में बोफोर्स का मामला एक ऐसा मामला बनकर सामने आया था जिसने देश की सियासत की दिशा ही बदल दी। वही वो दौर था जब कांग्रेस विरोधी लहर ने उफान मारना शुरू किया और जिसके बाद देश में बहुमत की सरकारों का अकाल जैसा पड़ गया। साल 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। उस ऐतिहासिक बहुमत के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए और मिस्टर क्लीन की अपनी इमेज स्थापित करनी शुरू की। राजीव गांधी ने पहली बार ये माना था कि सरकार से जाने वाला 100 पैसा गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। इसके लिए राजीव गांधी ने बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का वादा किया और इस राह पर आगे भी बढ़े। लेकिन साल 1986 में स्वीडिश कंपनी के साथ बोफोर्स सौदे को लेकर हुआ करार उनके गले की हड्डी बन गया। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो के इस दावे के बाद कि बोफोर्स के सौदे में दलाली खाई गई है, राजीव गांधी के मुकाबले खड़े हुए उन्हीं के सरकार में मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी खूब हवा बनाई, जिसके बाद वीपी सिंह ने राजीव गांधी विरोधी मोर्चे की कमान संभाल ली। तोपों की विश्वसनीयता को लेकर माहौल बनाया गया। लगातार विरोध के बाद वीपी सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया गया, जिसके बाद वीपी सिंह ने अभियान शुरू कर दिया। वीपी सिंह ने अभियान शुरू किया तो नारे लगने लगे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इसी दौरान 1989 के लोकसभा चुनाव भी आ गए। चुनाव तिथि घोषित होने के बाद वीपी सिंह ने दावा किया कि बोफोर्स से जुड़ी अहम जानकारियां उनके पास हैं और सत्ता में आने के बाद वो इन सब का खुलासा कर देंगे। वीपी सिंह ने उस वक्त विद्याचरण शुक्ल, रामधन और सतपाल मलिक समेत असंतुष्ट कांग्रेसियों के साथ मिलकर अपना अलग मोर्चा बनाया, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। हैरानी की बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ऐसे मोर्चे में वामदल भी शामिल हुए जिसमें बीजेपी शामिल थी। 7 दलों के मोर्चे का गठन 6 अगस्त 1988 को हुआ, जिसे बाद में राष्ट्रीय मोर्चा नाम दिया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस को 197 सीटें मिली, जबकि वीपी सिंह के मोर्चे को 146 सीटें। उस वक्त बीजेपी के 86 और लेफ्ट के 52 सांसद थे। इस तरह मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन मिला। बाकी छोटे दलों के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बन गई। दरअसल ये खिचड़ी सियासत की शुरुआत थी, वो शुरुआत जो आने वाले 2 दशकों तक देश की पहचान बन गई। इस दौर में न केवल क्षेत्रीय दलों को उभरने का मौका मिला, बल्कि धड़ाधड़ क्षेत्रीय दलों का गठन भी हुआ और उनका क्षेत्रीय वर्चस्व भी स्थापित होने लगा। हालांकि बाद में वीपी सिंह का मोर्चा टूटा और माहौल एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में बनता दिखने लगा। लेकिन राजीव गांधी की चुनाव रैली के दौरान हत्या ने कांग्रेस पार्टी को हिला कर रख दिया। बावजूद इसके कांग्रेस सत्ता में लौटी, लेकिन बेहद अलग स्वरूप में। दरअसल बोफोर्स का मामला भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मामला बन गया जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। साल 1984 के बाद बने राजनीतिक समीकरणों में मंडल कमंडल की लड़ाई का दौर भी सामने आया। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर आरक्षण और जाति आधारित राजनीति की एक ऐसी सीमा रेखा खींच दी जिसने देश को लंबे वक्त तक राजनीतिक तौर पर अस्थिर बनाए रखा। गठबंधन की राजनीति के दौर ने बाद के वक्त में बोफोर्स से कई गुना बड़े घोटालों का दौर दिखाया, लेकिन जो बीत चुका था उसे कोई वापस नहीं ला सका। साल 2014 में गठबंधन और खिचड़ी सियासत का दौर टूटा जरूर है, मगर थमा नहीं है। ऐसे में बोफोर्स के दौर को देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बोफोर्स घोटाला एक ऐसा मामला जिसके चलते देश में 3 दशक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। एक ऐसा मामला जिसके साथ प्रतिक्रियाओं का दौर कैसा चल रहा है, देखिए। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब हमारी सेनाएं पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने की जद्दोजहद में जुटी थी, उस वक्त इस खास तोप ने अपनी अचूक निशाने से कमाल कर दिया था। चुन चुन कर दुश्मन पर निशाने लगे। और नतीजा, कारगिल की लड़ाई हिंदुस्तान ने जीत ली। ये वो खास तोप थी जिसकी खरीद से लेकर क्षमता तक पर सवाल उठते रहे और जिससे उठे मुद्दे ने राजनीति की दिशा बदल दी थी। यह तोप थी बोफोर्स तोप, जिसमें हुए कथित घोटाले को लेकर 28 साल बाद एक बयान आया है। वो बयान है देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का।
स्वीडन बेवजह तूल दिया गया या कोई सच था जो सामने आने से रह गया। सबसे पहले बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने बोफोर्स मामले को मीडिया ट्रायल बताया है, और इस इंटरव्यू के बाद सामने आने के बाद सियासत कुछ इस तरह से बदली कि राष्ट्रीय फलक पर बहुमत वाली सरकार का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। एक ऐसा मामला जिसके बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात ने बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक दिशा पैदा कर दी। जाहिर है ऐसे मामले को लेकर तकरीबन 28 साल बाद यह कहा जाए कि ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल था तो कई सवाल खुद ब खुद उठ जाते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बोफोर्स मामले की इनसाइड स्टोरी, जिसके जरिए ये समझने की कोशिश होगी कि क्या वाकई इस मामले को